ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो है अब हम पेपर देखेंगे वो है इंग्लिश, जिन्होंने लैंग्वेज 2 जो है वो इंग्लिश ली थी। सेम डेट का पेपर है, 28 दिसंबर। ओके, लेकिन लैंग्वेज 2 जिन्होंने इंग्लिश ली थी ये उनके लिए है। इसमें सबसे पहले बोला है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वन। My love of nature goes right back to my childhood, to the times when I stayed on my grandparents' farm in Suffolk. It was my grandmother who encouraged me more than anyone. मतलब जो चाइल्डहुड मेमोरीज है उसमें एक टाइम था जब मैं अपनी ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनके फार्म पे रुकती थी, कहाँ, सफोल्क में। मेरी ग्रैंड मदर दादी जो थी वो मुझे एनकरेज करती थी हर किसी से ज़्यादा। I got my first camera from my father after I would graduated when I had to go to diving in Norway and needed a method of recording the sea creature I would find there. मुझे सबसे पहला कैमरा मेरे फादर ने दिया जब मैं ग्रेजुएट हुई, तो मुझे कहाँ जाना था, नॉर्वे डाइविंग में। एंड नीडेड ए मेथड, और मुझे एक मेथड चाहिए था सी क्रीचर्स जो हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो मैंने वहाँ देखे थे। आई वेंट ऑफ टू टेक माई फर्स्ट पिक्चर ऑफ सी एनिमोन्स एंड स्टारफिश। मैं पहली पिक्चर लेने के लिए गई किसकी, सी एनिमोन्स और स्टारफिश की। आई बिकेम कीन वेरी क्विकली, मैं उनकी मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंट वो नहीं हो जाता है। ऑब्वियसली आई डिडंट हैव मच मनी इन दोज डेज, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था। सो आई डिड मोर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी दैन कलर्ड। तो कलर्ड फोटोग्राफी की जगह उन्होंने क्या किया, ब्लैक एंड वाइट। आई वॉज स्टिल यूजिंग द कैमरा एज ए टूल टू रिकॉर्ड वॉट आई फाउंड बोथ वाई डाइविंग एंड ऑन द शोर। वो हर चीज़ रिकॉर्ड करती जो उनको डाइव करने पे, अंडर वाटर डाइविंग जो होती है तब, और किनारे पे मिलती। आई हैड नो एम्बिशन एट ऑल टू बी ए फोटोग्राफर देन एंड इवन फॉर सम ईयर्स आफ्टरवर्ड्स। उनका ऐसा कोई भी एम्बिशन नहीं थी कि वो एक फोटोग्राफर बने। अनलाइक मैनी ऑफ द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ऑफ द टाइम, आई हैव ट्राइड फ्रॉम द बिगनिंग टू प्रोड्यूस पिक्चर्स विच आर ऑलवेज बायोलॉजिकली करेक्ट। उन्होंने क्या किया, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं उसके रिस्पेक्ट में शुरू से ही वो ऐसी पिक्चर्स लेती थी जो बायोलॉजिकली करेक्ट होती थी। देयर आर पीपल हु वुड रेदर थिंग्स डेलिबरेटली। आज के टाइम पे कई लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को जानबूझ के करते हैं। दे आर एक्चुअली फॉल्सिफाइंग चेंजिंग द नेचुरल सराउंडिंग टू मेक देम प्रिटियर। लोग क्या करते हैं आजकल, जो चीज़ फॉल्स दिखाते हैं, जैसे आप इंस्टा रील्स पे भी देखते होंगे, किसी भी चीज़ को इतना सुंदर दिखा देना कि वो बहुत इतना सुंदर जबकि वो होता नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक अबाउट द एनिमल फर्स्ट। जानवर के बारे में पहले सोचना जरूरी है। देयर कैन बी ए लोट ऑफ इग्नोरेंस इन पीपल्स बिहेवियर टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। जो जंगली जानवर होते हैं उनको आजकल बहुत लोग जो हैं वो इग्नोर करते हैं, वो दिखता है। मोर एंड मोर पीपल आर नाउ गोइंग टू वाइल्ड प्लेसेस। मैक्सिमम लोग जंगली जगह जा रहे हैं। द शीर प्रेशर ऑफ पीपल कपल्ड विद द फैक्ट दैट देयर आर इंक्रीजिंगली फ्यूअर प्लेसेस वेयर नो वन एल्स हैज़ फोटोग्राफ्ड। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी तक किसी ने भी फोटोग्राफ नहीं लिया है। लाइफ हैज़ बिकम मच मोर डिफिकल्ट फॉर द प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। जो प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं उनके लिए लाइफ जो है वो थोड़ी सी टफ हो चुकी है। Nevertheless, wildlife photographs play an important part in educating people about what is out there and what needs conserving. Although photography can be an enjoyable pastime, but it also plays a very important part in educating young and old alike. जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम पास हो सकता है, लेकिन कभी कभी टफ भी होता है क्योंकि जो यंग है उनको एजुकेट करना ज़रूरी होता है। ऑफ द क्वालिटीज़ इट टेक्स ए मेक टू मेक अ गुड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। एक अच्छा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने के लिए क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। शायद पेशेंस भी। मोस्ट ऑब्वियस यू मस्ट हैव टू बी प्रिपेयर टू सेट इट आउट। आई एम एक्चुअली मोर पेशेंट नाउ। तो पेशेंस जो है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने के लिए ज़रूरी होता है। द नरेटर गॉट हर फर्स्ट कैमरा आफ्टर शी ग्रेजुएटेड। नरेटर होता है जो स्टोरी को नरेट करता है। उनको अपना पहला कैमरा जो है वो कब मिला था, जब वो ग्रेजुएट हुई। वाई डिड हर फादर गेट हर ए कैमरा, शी वॉन्टेड टू लर्न फोटोग्राफी। Her grandmother wanted her to click pictures of sea anemone and starfish. Her father thought it was a good idea for her to have one. She needed a tool to record what she had seen. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। उनको कैमरा क्यों चाहिए था, क्योंकि जो भी उन्होंने देखा था उसको रिकॉर्ड करने के लिए उनको कैमरा चाहिए था। और उन्होंने क्या देखा था, सी एनीमोन एंड स्टारफिश। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है द नरेटर डिड मोर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी देन कलर बिकॉज she couldn't afford colored prints.
she didn't have a good camera, she didn't like colored photographs, she considered color photographs to be absolutely useless. उनके पास क्या था, पैसे नहीं थे, इसलिए वो क्या करती थी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करती थी. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1. शी कुडंट अफोर्ड कलर्ड प्रिंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123. Why does she feel more patient now? Life has become more difficult now. She does other things while waiting. She had got used to waiting. She knows the result will be worth it. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3. She had got used to waiting. मतलब वो जो है वो धीरे धीरे वेट करना सीख गई थी. ठीक है, वो उसकी यूज टू हो चुकी थी. सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट. तो धीरे धीरे उनको पेशेंस आ चुका था. Wildlife photography is important because it can make people realize that photography is an enjoyable hobby. Wildlife needs to be conserved. It is worthwhile visiting the countryside. There are good earnings in this professionalism. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2. जो वाइल्ड लाइफ होते हैं उनको कंजर्व किया जाना चाहिए, यानी कि जो जंगली जानवर हैं उनको सेव करो, कंजर्व करो. ठीक है, नीड्स टू बी कंजर्व. सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट है why is she unlike many other wildlife photographers? She likes to photograph both plants and animals. She knows the best places to find wildlife. She tries to click the best attractive poses of the animals. She takes photographs which record actual natural condition. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4. दूसरे फोटोग्राफर से वो अलग क्यों है, क्योंकि वो रियलिटी जो है उसको दिखाती हैं. एक्चुअल जो नेचुरल कंडीशन है वो उसको दिखाती हैं. ऐसे नहीं जो रील्स में दिखाते हैं ना चेंजेस करके, वो चीज़ नहीं है. इसलिए वो दूसरे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से अलग है. नेक्स्ट है द नरेटर फाइंड्स इट मोर डिफिकल्ट टू फोटोग्राफ वाइल्ड एनिमल्स इन करंट सिनेरियो बिकॉज देयर आर फ्यूअर ऑफ देम नाउ. दे हैव बिकम मोर नर्वस ऑफ पीपल. इट इज़ हार्डर टू फाइंड सुटेबल प्लेसेस टू टेक फोटोग्राफ्स. दे हैव बिकम फ्राइटेंड ऑफ कार्स. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3. अब बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है फोटोग्राफी के लिए जो सूटेबल जगह हैं उनको मालूम करना. सो द ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट. इसलिए जो आजकल का करंट सिनेरियो है इसमें वाइल्ड एनिमल्स को फोटोशूट करना बहुत डिफ़िकल्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड ऑल्टर एज यूज्ड इन द पैसेज? अमेंड, डेवलप, चेंज और एडजस्ट. ऑल्टर मीन्स चेंज करना. ठीक है, सो द ऑप्शन 3 इज सिनोनिम ऑफ ऑल्टर. ठीक है, हम बोलते हैं ना इसका ऑल्टर क्या है, यानी कि चीज़ों को चेंज करना. तो 127 का होगा 3. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128. विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो? ऑब्वियसली. आई डिडंट हैव मच मनी इन दोज डेज. उन दिनों मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था. प्रीपोजिशन, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एडवर्ब. ठीक है, ऑब्वियसली मतलब ये क्या कर रहा है, किसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है. कि ऐसे नहीं बोलते हैं ऑब्वियसली, ऑब्वियसली यार. तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्रिया की विशेषता बताना. ये आपका नेक्स्ट पैसेज. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. योर डॉटर्स मैरिज. आई हैव टू फाइंड यू द मनी फॉर इट बट द मोमेंट माई सर्विस इज डन यू विल फॉरगेट मी. द अदर मेड सेवरल deprecating noises as a protestation of his loyalty. Kanda owned about 20 acres of land, a house and a cattle, but all of it was tied up in mortgages, most through Margya's advice and assistance. He was a gambler and drank heavily, and he always asked for money on the pretext of having to marry his daughters of whom he had a good number. तुम्हारी बेटी की शादी है, ठीक है, तो अब हमें इसके लिए पैसा ढूंढना होगा, लेकिन जिस मोमेंट सर्विस खत्म हो जाएगी आप मुझे भूल जाओगे. मतलब जैसे ऐसे नहीं होता, ऑफिस में कोई कलीग होता है तो जब जैसे ही वो जॉब छोड़ देता है तो वो बॉस को भूल जाता है. द अदर मेड सेवरल डेप्रिकेटिंग नॉइजेज. दूसरे जो हैं उन्होंने बहुत ही डिप्रेसिंग जो नॉइज है वो बनाया एज ए प्रोटेस्टेशन ऑफ हिज लॉयल्टी. कांडा ओन्ड अबाउट 20 एकर्स ऑफ लैंड. जो कांडा है उसके पास 20 एकड़ ज़मीन है, एक घर है, एक कैटल है, लेकिन ये सब कहाँ है, मॉर्गेज जो है उसमें बंधा हुआ है. एंड ही ऑलवेज आस्क फॉर मनी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हैविंग टू मैरी हिज डॉटर्स. और वो हमेशा अपनी बेटियों की शादियों के लिए पैसा मांगता रहता है. और उसके पास जो बेटियां हैं वो 2-3 होंगी. इन ऑर्डर टू लुक फॉर ए पार्टनर फॉर कांडा फॉर ए जॉइंट लोन मोरगिया स्टार्टेड कन्विंसिंग द विलेजर्स एंड प्रिपेयर टू डिलीवर ए स्पीच. कांडा जो है उसके लिए पार्टनर ढूंढने की सर्च में
मार्गिया जो है उसने कन्विंस करना स्टार्ट किया गांव के लोगों को और एक स्पीच जो है वो डिलीवर करने के लिए तैयार की. ही मस्ट हैव ए जॉइंट लोन बिकॉज ही नीड्स एटलीस्ट 500 रुपीज इमीडिएटली टू सी हिम थ्रू हिज डॉटर्स मैरिज. उसको एक जॉइंट लोन चाहिए. क्यों? क्योंकि कम से कम 500 रुपये उसको तुरंत की तुरंत चाहिए अपनी बेटी की शादी के लिए. यू नो हाउ इट इज़ विद द डाउरी सिस्टम. डाउरी के लिए एवरीबडी मेड अ सिंपैथेटिक नॉइज एंड शुक देयर हेड्स. हर कोई जो है वो डाउरी में क्या करता है, दूसरे को सिंपैथाइज तरीके से देखता है. वेरी बैड, वेरी बैड. वाई शुड बी क्रिटिसाइज वॉट आवर एंसेस्टर्स हैव ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस. जो हमारे पूर्वज हैं वो एग्जिस्टेंस में जो लेके आए हैं. समवन सेड व्हाई नॉट. अनदर प्रोटेस्टेड सम पीपल आर रून्ड बाय द डाउरी. जो कुछ लोग हैं उनकी नज़र में डाउरी गलत है, लेकिन कुछ लोग जो है उनकी नज़र में डाउरी सही है. Why do you say some people? Moragya said, why am I here? 3 daughters were born to my father. 5 cart loads of paddy came to us every half year. 3 बेटियां जो है वो मेरे फादर के हुई. 5 गाड़ियां, बैलगाड़ी जो है वो लोड होके आती थी धान की हर 6 महीने में from the fields. We just heaped from them up on the floor on the hall. We had 5 halls to our house. हमारे घर में 5 हॉल हैं और हम धान को क्या करते थे, हॉल के फ्लोर पे फैला लेते थे. बट वेयर हैज़ इट ऑल गोन. ये सब कहाँ चला गया. टू 3 डॉटर्स, 3 बेटियों को. बाय द टाइम माई फादर फाउंड हस्बैंड फॉर देम दे वर नथिंग लेफ्ट फॉर अस टू ईट एट होम. जैसे ही मेरे फादर ने उन 3 के लिए लड़के ढूंढे, उनमें से किसी ने कुछ भी घर पे खाने के लिए नहीं छोड़ा. But it is not said that a man who begets a son is blessed in 3 lives, because he gives away the greatest treasure on earth. Said someone, and how much more blessed is he that gives away 3 daughters. He is blessed no doubt, but he also becomes a background. Morgia said. मार्गिया बोलती है कि उसने अपनी तीनों बेटियों के लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी चुनी. ठीक है, क्योंकि उसने एक अच्छा जो तहखाना होता है वो धरती पे उनको खोज के दिया. लेकिन तीनों बेटियों ने क्या किया, उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा और वो बैंकरप्ट हो गया. मार्गिया सेड. व्हाट लेड कांडा टू कीप ऑल हिज प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग एज ए मोर्टगेज. मोर्टगेज मतलब गिरवी रख देना. तो जो कांडा है उसने अपनी प्रॉपर्टी और बिलोंगिंग जो है उनको मोर्टगेज क्यों किया. ही हैड टू गिव डाउरी टू ऑल हिज डॉटर्स. Morgia cheated on Kanda. It was imperative to take loan for his daughter's marriage. He spent money in gambling and drinking. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 4. क्योंकि उसने जो पैसा है वो किस में खो दिया अपना, गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग में. ठीक है, जुआ खेलना और शराब पीना. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130. What was the reaction of villagers on the appeal of Margia to raise joint loan for Kanda? जो मार्गिया है उसने कांडा के लिए जॉइंट जो लोन है उसके लिए अपील की थी. तो वो क्या था, सिंपैथेटिक, कोऑपरेटिव, सपोर्टिव और इंडिफरेंट. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 1. वो स्पीच कैसी डिलीवर की थी उसने, सिंपैथेटिक स्पीच. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131. हाउ डज ए मैन विथ 3 डॉटर्स बिकेम बैंकरप्ट. एक आदमी 3 बेटियों के साथ बैंकरप्ट कैसे हुआ. एज द साइज ऑफ द फैमिली इज बिगर. Few earning members in the family in comparison to non-earning ones. Wealth या saving is spent on daughter's marriage and dowry. Daughter's husband also starts living with them. ठीक है, क्यों खत्म हो गया था, क्योंकि उन्होंने तीनों बेटियों को क्या दी थी, डाउरी दी थी. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 132. अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु हैज बीन ब्लेस्ड विथ 3 lives. A man who begets a son, a man who begets a daughter, a man who begets with both son and daughter, Morgia and Kanda. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1. ए मैन हु बिगेट्स ए सन. 3 जो जिंदगी है उनके साथ कौन ब्लेस्ड है, जो कि एक बेटा रखता है. सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड protestation are used in para 1 of the passage. Do not approve of, do not agree to, do not think about. Both 1 and 2 are correct. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4. बोथ 1 and 2 above are correct. Don't approve and don't agree. प्रोटेस्टेशन मतलब किसी भी चीज़ के लिए जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, आप जब किसी चीज़ पे अग्री नहीं होती तो आप उसका प्रोटेस्ट करते हैं. तो डो नॉट अप्रूव ऑफ और डो नॉट अग्री टू. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट. एंटोनिम बताना है किसका, रूइंड एज यूज्ड इन द पैरा 2 पैसेज. रूइंड मतलब किसी भी चीज़ को तहस नहस कर देना.
कंस्ट्रक्टेड मीन्स बनाना, रिपेयर्ड मीन्स बनाना, प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड, इसका होगा प्रिजर्व। ठीक है, तो अपोजिट पूछा है तो 134 का जो होगा दैट इज योर प्रोटेक्टेड, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, कौन सा ऐसा इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट है जिसमें गलती है। मैनी पीपल हैज़ बीन रूइंड बिकॉज ऑफ द डाउरी सिस्टम, अधिकतर लोग जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, मतलब बर्बाद हो चुके हैं डाउरी सिस्टम की वजह से। तो इसमें क्या होगा, मैनी पीपल हैव बीन रूइंड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डाउरी सिस्टम, इट्स नॉट हैज़ बीन। तो एक मिनट, 135 जो है इसमें मैनी पीपल हैज़ बीन रूइंड बिकॉज ऑफ द डाउरी सिस्टम, ये तो सही है, हैज़ बीन रूइंड ख़त्म हो चुके हैं, ये भी सही है, बिकॉज ऑफ द डाउरी 135। ओके, मैनी पीपल हैज़ बीन रूइंड में अधिकतर लोग जो है वो ख़त्म हो चुके हैं बिकॉज ऑफ डाउरी, डाउरी आएगा खाली, सिस्टम नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ द डाउरी, सो देयर इज़ अ मिस्टेक इन डी। ठीक है, 135 का होगा आपका 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। द साइलेंट वे कंसीडर लैंग्वेज लर्निंग एज ए मेंटल एक्टिविटी। According to the silent way learner is a scientist or explorer building up his her understanding to language from exposure to an experience of it। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं और ए जो है वो बी का कारण है। कैसे, देखिए, जब आप साइलेंट रीडिंग करते हैं, ठीक है, तो वो एक भाषा अधिगम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इट इज़ एन मेंटल एक्टिविटी। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग का वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जो साइलेंट वे होता है उसमें लर्नर जो होता है ना वो एक साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर की तरह काम करता है, वो अपने दिमाग में चीज़ों को बिल्डअप करता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, और जो एक्सपोज उसको मिलता है। सो ए एंड बी बोथ आर राइट एंड ए इज़ द कॉज ऑफ बी। In a language classroom, the relationship between the teacher and student should be teacher as expositor and student as listener, teacher as authoritative and student as silent, teacher and student as partners in language learning, teacher as guide and the student as follower। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि जो टीचर और स्टूडेंट हैं वो पार्टनर होने चाहिए। ठीक है, ना कि वो एक्सपोजिटर होना चाहिए, वो लिसनर होना चाहिए। अगर स्टूडेंट लिसनर हो गया तो वो पैसिव हो गया, एक्सपोजिटर मतलब बताने वाला, तो वो एक्टिव हुआ फिर तो टीचर, और बच्चा पैसिव हो गया। टीचर अगर ऑथोरिटेटिव है तो वो एक्टिव है, और बच्चा अगर साइलेंट है तो वो पैसिव है। टीचर गाइड है तो वो एक्टिव है, स्टूडेंट फॉलोअर है तो वो पैसिव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 138। विच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन काउंसलिंग लर्निंग थ्योरी टू टीच लैंग्वेज। टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, कम्युनिटी बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग एंड सजेस्टोपीडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर कम्युनिटी बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग जो होती है वो काउंसलिंग लर्निंग थ्योरी जो होती है उसका बेस है। ठीक है, विच ऑफ दीज इज बेस्ड, कौन सी थ्योरी जो है वो किस पे बेस्ड है, काउंसलिंग लर्निंग थ्योरी पर, भाषा को पढ़ाने के लिए। कम्युनिटी बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग इज बेस्ड ऑन काउंसलिंग लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट है द फोकस ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम इज ऑन टीचिंग लैंग्वेज प्राइमरीली इन ऑल क्लासेस, teaching language with the help of all subject, teaching language in specific periods, teaching language with extracurricular activities। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, जो भाषा है उसको दूसरे सब्जेक्ट्स की मदद से पढ़ाना। ठीक है, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पूरा जो करिकुलम है उसमें जो भाषा होती है उसका मेन फोकस क्या है कि सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी मदद से आप भाषा का अधिगम करवाओ। So the option 2 is correct. Next है in a classroom a teacher is conducting this drill. Shiva has written the letter, he wrote it yesterday. Shiva has completed the novel, he completed it yesterday. Since his या her focus is on structural practice, functional communication practice and social interaction practice. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस करवा रहा है, मतलब सेंटेंस टू सेंटेंस जो है वो बच्चों को याद करवा रहा है। ठीक है, लिखवा लिखवा के वो बच्चों को ये चीज़ें याद करवा रहा है। स्ट्रक्चरल पैटर्न मतलब जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इसको फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होती है उसको जब प्रैक्टिस किया जाता है दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट।
In a classroom, students are facing difficulty in writing the passage from active to passive form. After observing the difficulty of students, teacher provides some clues and models the task. Seeing that students change the paragraph into passive form. कुछ बच्चे जो हैं टीचर ने देखा कि वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने में. ऑब्जर्वेशन के बाद स्टूडेंट्स की जो डिफ़िकल्टी है उसको देखने के बाद टीचर ने कुछ क्लूज़ दिए और मॉडल्स दिए. सीइंग दैट स्टूडेंट्स चेंज द पैराग्राफ इनटू पैसिव फॉर्म, ये देखने के बाद कि बच्चों ने जो पैराग्राफ है उसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ओके गाइस, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इन ए क्लासरूम स्टूडेंट्स आर फेसिंग डिफिकल्टी इन राइटिंग द पैसेज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. ये डिफ़िकल्टी थी कि बच्चे जो है वो एक्टिव टू पैसिव उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, तो टीचर जो है उस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए क्या करेगा. टीचर उस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए कुछ क्लूज और मॉडल देता है. ठीक है, और उनकी वजह से वो पैराग्राफ जो है उसको वो पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे थे. तो ये चीज़ किसने बताई थी कि आप बच्चे को क्लू और एग्जाम्पल दो. पियाजे, क्रेशन, ब्रूनर्स और वाइगोत्स्की. ठीक है, तो अगर प्रैक्टिकली अगर आपको इसके बारे में पता हो तो ये चीज़ कही थी वाइगोत्स्की ने. वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे को जो है शुरू में पार्ट या ढांचा निर्माण, जिसे हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग. ठीक है, शुरुआती मदद आप बच्चे को दीजिए, बच्चा उस मदद के जरिए अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक पहुंचता है. सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट. यहाँ स्कैफोल्डिंग क्या है, क्लूज और मॉडल्स. ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे ने क्या किया, पैराग्राफ को किस में चेंज किया, पैसिव फॉर्म में. और उनको प्रॉब्लम किस में आ रही थी, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, और फाइनली उसने उसको अचीव कर लिया. सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट. इन अ क्लासरूम ए टीचर आस्क्स अ स्टूडेंट टू कंप्लीट ए स्टोरी मैप with the help of some headings such as title of the story, characters of the story, theme, climate and message etc. ठीक है, एक टीचर है जिसने अपने बच्चों को एक स्टोरी कंप्लीट करने के लिए कहा. किसकी मदद से, जो हेडिंग्स है, टाइटल ऑफ द स्टोरी, कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, थीम, क्लाइमेट और मैसेज. Here the students are involved in an activity of cognitive constructivism, social constructivism, behaviorism and structuralism. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1. यहाँ पे क्या होता है, संज्ञान का निर्माण हो रहा है. ठीक है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है. क्यों, क्योंकि बच्चे को क्या करना है, स्टोरी को खुद से कंप्लीट करना है. टीचर इसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा है. और बच्चे को किस चीज़ की मदद लेनी है, इस टाइटल जो है स्टोरी का, वो स्टोरी के कैरेक्टर्स, थीम, क्लाइमेट और मैसेज, इन सबको यूज़ करके बच्चे को स्टोरी खुद से बनानी है. तो इसमें क्या होगा, कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म. इसमें व्यवहारवाद जैसा कुछ नहीं है, स्ट्रक्चरलिज्म कुछ नहीं है, ना ही बच्चा समाज के संपर्क में आ रहा है. सो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1. अपने ज्ञान का निर्माण वो खुद कर रहा है. इन ए क्लासरूम में टीचर डिस्कसेस ए स्टोरी एंटाइटल्ड हिज फर्स्ट फ्लाइट विद स्टूडेंट्स एंड देन आस्क देम टू ड्रामेटाइज इट बिफोर द क्लास. हेयर द फोकस ऑफ द टीचर इज टू डेवलप. बच्चा जो टीचर है वो बच्चों में क्या डेवलप करना चाह रहा है, किसके जरिए. जब एक टीचर डिस्कस करता है एक स्टोरी को जिसका टाइटल क्या है, उसकी पहली फ्लाइट, तो जो बच्चे हैं उनसे वो बोलता है कि इसको ड्रामेटाइज करो, यानी कि इसको ड्रामा में कन्वर्ट करो. तो ये क्रिएटिविटी है, कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन है और क्रिटिकल थिंकिंग है. तो इन चारों में से सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है, ABC, ABD, BCD एंड ACD. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर, वो क्रिएटिविटी कर रहा है क्योंकि ड्रामा कर रहे हैं, कम्युनिकेशन होगा, ड्रामा करेंगे तो संवाद भी तो बोलेंगे, और कोलैबोरेशन भी होगा. ठीक है, लेकिन जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग इज़ योर एनालिटिकल थिंकिंग, या एनालिसिस जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है. उसने एक इंसिडेंट सुनाया, बच्चों ने उसको ड्रामेटाइज किया, तो उसमें क्रिएटिविटी है, कम्युनिकेशन है और कोलैबोरेशन है. सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144. Situational language teaching is based on the premise of programming, practice, production, preparation, presentation, practice, presentation, practice and production, preparation, presentation and production. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 3. जो सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग होती है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन के अंदर जो लैंग्वेज का अधिगम करवाया जाता है, भाषा का जो अधिगम होता है, वो किसके बेसिस पर होता है कि आप किस तरह से चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन. ठीक है, सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट है कंसीडर दीज प्रिंसिपल्स एंड आइडेंटिफाई द अप्रोच विच फॉलोज दीज प्रिंसिपल्स. टीचिंग एक्सप्लिसिटली अबाउट द स्ट्रक्चर एंड ग्रामेटिकल फीचर ऑफ स्पोकन एंड रिटन टेक्स्ट, लिंकिंग स्पोकन एंड रिटन टेक्स्ट टू द सोशल एंड कल्चरल कंटेंट ऑफ देयर यूसेज.
डिजाइनिंग यूनिट्स ऑफ वर्क विच फोकस ऑन डेवलपिंग स्किल्स इन रिलेशन टू होल टेक्स्ट। ये जो अप्रोच दी है वो मालूम करनी है इसमें, ठीक है, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर कि ये जो प्रिंसिपल्स नीचे दिए हैं सारे, इनमें कौन सी अप्रोच जो है वो बेस्ड होती है, कि आप एक्सप्लिसिटली पढ़ाइए, ठीक है। स्ट्रक्चर और ग्रामेटिकल फीचर जो है स्पोकन और रिटन टेक्स्ट के, लिंकिंग स्पोकन एंड रिटन टेक्स्ट, लिंक कीजिए बोलने वाले टेक्स्ट को और लिखने वाले टेक्स्ट को, किससे, सोशल और कल्चरल कंटेंट से। यूनिट ऑफ वर्क को डिज़ाइन कीजिए जो कि डेवलपिंग स्किल्स पे काम करती है। तो ये टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है, टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन है, द लेक्सिकल अप्रोच है और कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर और जो ग्रामेटिकल फीचर है किसका, बोलने वाली टेक्स्ट और जो लिखना, बेसिकली स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है, उसका जो फीचर है स्ट्रक्चर और ग्रामेटिकल, उसको बाहर रखा गया है एक्सप्लिसिटली, मतलब उसको आउट कर दिया। किस चीज़ को लिंक किया है, स्पोकन और रिटन टेक्स्ट को सोशल और कल्चर कंटेंट से, जो उनका सामाजिक और सांस्कृतिक कंटेंट है उससे, उनकी यूसेज से। डिज़ाइन किया है उस ऐसे काम को जो कि डेवलपिंग स्किल्स पे फोकस करता है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Examine the following tasks and arrange them in order to which they may be carried out. Designing, learning activity and task, instructing, monitoring and assessing students' progress, stating the objective of the course, identifying topics, themes and situation. Choose the correct answer from the options given below. जो टास्क है उसको एग्जामिन करना है, ठीक है, और इनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है जिस तरीके से वो कैरी आउट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा और फिर बी आएगा। कैसे, सबसे पहले हम जो कोर्स का ऑब्जेक्ट है उसको हम कोट करेंगे कि किसी भी कोर्स का उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। फिर टॉपिक्स को फाइंड आउट करेंगे, थीम पता लगाएंगे और जो सिचुएशन है उसको पहचानेंगे। किसी भी कोर्स की थीम क्या है, उसके टॉपिक्स क्या है, कैसे उसकी सिचुएशंस बन रही हैं। फिर जो लर्निंग एक्टिविटी है उसको डिज़ाइन करेंगे और जो टास्क हैं उनको डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मॉनिटरिंग है उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे और जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस है उसको असेस करेंगे कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग दीज इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए क्लासरूम टीचर। जो क्लासरूम टीचर है उसकी सबसे प्राथमिक जो जिम्मेदारी है वो क्या है, आइडेंटिफाइंग लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स, selecting the content for teaching, grouping learners into different classes, instructing the learners। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। जो बच्चा है यानी कि जो लर्नर है उसकी जो कम्युनिकेटिव नीड है, आपस में जब बात करते हैं तो वो जो ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करना, यही एक क्लासरूम टीचर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज सिलेबस इज कंसर्न विद। जो भाषा का सिलेबस होता है वो किस चीज़ के साथ एसोसिएट होता है, implementation of educational program, evaluation of learners performance, selection and gradation of content, management of educational program। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ कंटेंट। जो कंटेंट है लैंग्वेज का उसको आप कितने अच्छे से सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका सिलेक्शन क्या है और उसको कितने अच्छे से पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ग्रेडेशन मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग एंटेल्स मास्टरिंग द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, लर्निंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, मास्टरिंग द फंक्शनल स्किल, मास्टरिंग द लेक्सिस ऑफ द लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। जो फंक्शनल स्किल्स होती हैं उनको मास्टर करना, यानी कि जो कार्यात्मक स्किल है उस पर मास्टरी करना, यही लैंग्वेज लर्निंग जो है उसका फोकस्ड रहता है। लैंग्वेज के जो एलिमेंट्स हैं उनको मास्टरी करना इसका गोल नहीं है। लैंग्वेज के रूल्स को भी मास्टर करना नहीं होता है, लैंग्वेज का जो लेक्सिस है उसको भी मास्टर करना नहीं होता है, बल्कि जो कार्यात्मक स्किल्स होती हैं उन पे मास्टरी करना। नेक्स्ट है प्रोसीजरल सिलेबस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड। जो प्रोसीजरल सिलेबस होता है लैंग्वेज का वो किसके चारों तरफ ऑर्गेनाइज्ड होता है, ग्रामर, वोकेबलरी, टॉपिक एंड टास्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो प्रोसीजरल यानी कि जो एक प्रॉपर प्रोसीजर सिलेबस होता है भाषा के अधिगम का, वो किस चीज़ के चारों तरफ फोकस्ड होता है, टास्क जो है उसके चारों तरफ ही फोकस्ड होगा। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।